जो पुराना प्रेम होता है ना, ये एक ऐसा प्रेम होता है जो कभी भुलाया नहीं जाता और गलती से अगर वो सामने आ गया ना, तो पुरानी सारी यादें ताज़ी होने लगती हैं। आज की कहानी उसी पर निर्भर है, एक पुराने प्रेम की वजह से कुछ ऐसा होता है कि पूरा परिवार तबाह हो जाता है, पूरी चीज़ें खराब हो जाती हैं। एक वक़्त होता है, रात्रि का समय होता है, लगभग 9 या 10 बज रहे होते हैं, उस दौरान एक स्टोर रूम में अचानक से आग लगती है। आग लगने की वजह से इतना तेज उजाला होता है कि लोग चौंक जाते हैं कि अरे स्टोर रूम में लग रहा है आग लग गई। लोग जब दौड़ कर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई इंसान जल रहा होता है। फिर इसके बाद तुरंत फोन किया जाता है पुलिस को, क्योंकि कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता कि ये कौन है, कैसे जल रहा है, क्या पता। फिर पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस जब वहां पर आती है, आग बुझाती है, तो आग इतनी ज्यादा थी कि वो शरीर को इतना ज्यादा जला देती है कि ये पहचान कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि ये औरत है या फिर मर्द है। आखिर ये कौन था जिसकी लाश जल रही थी, जिसका शरीर जल रहा था? क्योंकि वो शरीर तो मृत हो चुका होता है, वो मर गया होता है और इतना खराब जल जाता है कि उसका पहचान भी नहीं हो पाता है। लेकिन उस जली हुई शरीर के पास में कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ गिरी रहती हैं। जब पुलिस उन चूड़ियों को उठाती है, उनके पहचान कराती है, तो वहाँ पर जो उपस्थित सारे लोग होते हैं, उनमें से भूपेंद्र यादव नाम का इंसान होता है, वो कहता है, "यार, ये तो मेरी पत्नी की चूड़ियाँ हैं।" यानी कि उसकी पत्नी सुप्रिया यादव की। अब हर कोई ये चीज़ लगा लेता है अंदाज़ा कि ये सुप्रिया यादव की ही डेड बॉडी होगी, ये सुप्रिया यादव को ही किसी ने गलती से जला दिया है या फिर जानबूझ के जला दिया है और सुप्रिया यादव अब इस दुनिया में नहीं, उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को भी ऐसा लगता है कि शायद ये लाश सुप्रिया यादव की ही है और इसी पे कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। लेकिन रात जैसे बीतती है, सुबह के टाइम करीबन 9-10 बजे के करीब पुलिस के पास कॉल आती है और कॉल में ये बताया जाता है कि सुप्रिया यादव जिंदा है और वो अपने मायके में है और ये कॉल मायके से ही आई रहती है। और जो मायका रहता है, वो जो क्षेत्र है उसका नाम है गड़ई गाँव। गड़ई गाँव से जो है ये कॉल आती है। अब यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर जो डेड बॉडी थी, जो जलाई गई, वो किसकी थी? और सुप्रिया की नहीं थी, तो सुप्रिया तो जिंदा है, तो फिर किसकी थी? आखिर क्या था माजरा? चलिए आपको बताते हैं। ये कहानी है दुर्ग छत्तीसगढ़ की, जिसमें एक यादव परिवार होता है और बड़ा ही अच्छा और संपन्न परिवार होता है और उस परिवार के में जो मुखिया होते हैं वो होते हैं रामदास यादव, बड़े भाई। उनका छोटा भाई होता है भूपेंद्र यादव और भूपेंद्र यादव की पत्नी होती है सुप्रिया यादव। सुप्रिया यादव की शादी काफी पहले हो गई होती है और उनके दो सुप्रिया यादव के दो बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, और घर परिवार काफी अच्छे से चल रहा है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और है कि सुप्रिया यादव का एक पुराना प्रेमी है जिसका नाम उमेश साहू है। उमेश साहू सुप्रिया का वो प्रेमी है जो सुप्रिया के शादी के पहले से था और अब तक है। और यहाँ पे अगर मैं इन सारे लोगों की बात करूं कि बस इतने में ही ये कहानी आपको समझ में आएगी, क्योंकि उमेश सुप्रिया के शादी से पहले का प्रेमी था और आज तक प्रेमी था। सुप्रिया के दो बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन फिर भी सुप्रिया की और उमेश की फोन पे बात होती थी और ये बात भूपेंद्र को यानी कि सुप्रिया के पति को नहीं पता थी। उसे पूरा विश्वास था अपनी पत्नी सुप्रिया पे कि नहीं, सुप्रिया बहुत अच्छी है, वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती है। बस इसी विश्वास का लोग गला घोटते हैं। खैर, सुप्रिया और उमेश की बातें लगातार चलती थी। फिर इन लोगों ने आपस में कुछ बातें करी कि देखो यार, प्यार तो हम पहले से करते थे, हम चाहते थे कि हमारी शादी हो, लेकिन किस्मत में हुआ नहीं तो शादी हमारी हो नहीं पाई। तुम्हारी शादी कहीं और हो गई, हमारी शादी कहीं और हो गई, लेकिन आज भी हम एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। और ये वक्त ऐसा आ गया कि हमारे बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी आज भी हम चोरी चोरी मिलते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर हम कुछ आगे ऐसा प्लानिंग करते हैं कि हम अपने सपने को कर पाएं और हम लोग साथ में समाज में सर उठाकर साथ में रह पाएं। क्योंकि अब तो वक्त बीतता जाएगा और अगर ऐसे ही बीतता गया तो ये सारा वक्त खत्म हो जाएगा और हम कभी वो ख्वाब नहीं पूरे कर पाएंगे जो हमने साथ में मिलकर देखे थे। सुप्रिया और उमेश की ये बातें आपस में होती हैं, लेकिन सवाल ये रहता है, चेतावनी ये रहती है कि करेंगे क्या? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अब तो वक्त बहुत आगे निकल चुका है। सुप्रिया के दो बच्चे भी हैं, शादीशुदा है, परिवार के साथ समायोजन उसका अच्छा है, परिवार की छोटी बहू है, वो सब उसको मानते जानते हैं, सारा चीज बढ़िया है।
लेकिन पुराना प्रेम का असर इतना तगड़ा था कि सुप्रिया ने इस पे सहमति जताई कि हाँ, अब हमें भी साथ में रहना चाहिए। हम बहुत रह चुके इस परिवार के साथ, अब हमें अपने प्रेम के साथ रहना है। अब आपको बता दूं कि जो उमेश साहू है, ये पेशे से एक डॉक्टर था और इसकी जो क्लिनिक है, वो सुप्रिया यादव के मायके यानी कि मड़ई गांव में थी। और ये एक ऐसा डॉक्टर था जो जिसे झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जो हर रोगों के लिए स्पेशलिस्ट खुद को मानते हैं। ये वही डॉक्टर था। अब देखिए ये लोग प्लानिंग कैसे करते हैं, गौर से सुनिएगा कि आगे क्या होने वाला था। होता कुछ यूं है कि सुप्रिया यादव की जो सास होती है, जो कि 90 साल की होती है और सुप्रिया यादव की तरह ही वो भी उनकी भी बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। तो जो सास होती है, इनको जो है कई सारी दिक्कतें रहती हैं शरीर में। 90 साल की अवस्था हो गई होती है, वृद्ध शरीर होता है, तो कई सारी इनको दिक्कतें होती हैं। तो सुप्रिया अपनी सास से कहती है कि अम्मा जी एक काम करिए, हमारे मायके में एक डॉक्टर हैं उमेश साहू, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, अगर आप उनको एक बार दिखा लेती तो शायद आपको उनकी दवा बड़ी फायदा करती। तो ये बात जब उनकी सासू अम्मा सुनती हैं तो कहती हैं कि अब तुम्हारे मायके कौन जाएगा? तो कहती है अरे क्या दिक्कत है, आप जाइएगा, 1 हफ्ते की दवा मिल जाएगी, 1 हफ्ते आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, फिर जब दवा खत्म होगी फिर चले जाइया करिएगा। अपनी बहू की ये बात सुनकर उस 90 साल की जो सास है, जिनका नाम है सुरजा भाई मकराम, वो कहती है चलो ठीक है, मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ। फिर वो जाती हैं उस डॉक्टर के पास यानी उमेश साहू के पास। जब जाती हैं तो उमेश साहू उनका को भी पता था कि ये सुप्रिया यादव की सास है। तो बड़ा अच्छे से उनका स्वागत करता है, उनसे सारी समस्याएँ जानता है, फिर उनको दवाइयाँ देता है और देखिए चमत्कार कि वो दवाइयाँ उस 90 साल की वृद्ध औरत को काफ़ी फ़ायदा करती हैं। पहले दूसरे दिन से उसको काफ़ी आराम मिलने लगता है, तो वो आकर सुप्रिया से कहती है कि यार तुमने तो बेटा सही बोला था, वो जो तुम्हारे गाँव का डॉक्टर है वो तो बड़ा चमत्कारी है, उसकी दवा मेरे को सूट कर रही है। सुप्रिया कहती है फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है अम्मा, आप जो है हर हफ्ते चले जाया करिएगा। अब यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका था, लगभग 4-5 हफ्ते से लगातार सुप्रिया की सास जाती थी उमेश साहू के पास दवा लेने के लिए। अब देखिए ये प्लानिंग का हिस्सा ही था। जब 1 डेढ़ 2 महीने बीत गए, इसके बाद उमेश और सुप्रिया ने कहा कि चलो अब इस प्लानिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब इनकी प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन का वक़्त होता है जब वो 90 साल की सास जब जाती है वहाँ पर दवा लेने के लिए, तो इस बार वो अकेले जाती है। अब जब अकेले जाती है दवा लेने के लिए, तो सुप्रिया फ़ोन करके उमेश को कहती है कि इस बार अकेले गई हैं। तो उमेश कहता है ठीक है, आने दो, स्वागत करते हैं। फिर जब वो पहुँचती है 90 साल की औरत यानी कि सुप्रिया की सास जब पहुँचती हैं, तो उमेश उनसे कहता है कि माताजी आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, मैं आपको लास्ट में दवा दूँगा ताकि जो है और बेहतर तरीके से दवा दूँगा, थोड़ा और दवाइयों को और बढ़ाऊँगा या फिर इधर-उधर चेंज करूँगा। वो कहती हैं ठीक है। जब सारे रोगी चले जाते हैं तो फिर अकेले हो जाती हैं और इसके बाद उनको अंदर बुलाता है, कहता है आइए कुछ चेकअप आपके करने हैं। और जैसे वो चेकअप करवाने जाती हैं, इसको मौका मिल जाता है और ये उनका गला दबा देता है। उस 90 साल की वृद्ध महिला की हत्या कर देता है उमेश साहू और हत्या करने के बाद उनके शव को वो वहीं पर अपने क्लिनिक में उपस्थित फ्रिज के अंदर डाल देता है ताकि कोई बदबू ना आए और शव ताजा रहे। अंदर फ्रिज के अंदर बंद करने के बाद फिर वो वहां से चला जाता है और अगला दिन आता है, यानी कि अगली रात्रि का समय शाम का समय आने वाला होता है। और इस दौरान सुप्रिया से और उमेश से बात हो गई होती है कि लाश का इंतजाम हो चुका है, सास तुम्हारी सास को हमने मार दिया है। सुप्रिया भी पूरी तैयारी में रहती है, कहती है ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम किसी तरह करके उनके शव को यहाँ पर लेकर आओ। फिर इसके बाद जो उमेश होता है वो अपने एक दोस्त को यानी कि प्रदीप को अपने पास बुलाता है। प्रदीप से कहता है कि ऐसी-ऐसी बात है, तुम मेरी सहायता करो। प्रदीप कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो प्रदीप के साथ उसको लेकर जो है एक कार में उस शव को लेकर जाता है और ले जाने के बाद उस स्टोर रूम में ले जाकर, रात्रि का समय होता है और वहीं पर ले जाकर उसको आग लगा दी जाती है। तो ये जो लाश जल रही थी वो एक्चुअली में सुप्रिया यादव के सास की लाश थी। सुप्रिया तुरंत मौका देख के उमेश के साथ वहां से फरार हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि रात भर तो गुजर जाते हैं, लेकिन सुबह जैसे होती है, सुप्रिया को अपने बच्चों की याद आने लगती है। क्योंकि उसकी सुबह उसके बच्चों के साथ होती थी, लेकिन वहां पर सिर्फ उमेश था।
वो उमेश से कहती है कि मुझे मेरे बच्चों की याद आ रही है, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है। उमेश कहता है तुम पागल हो? इतनी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दिया, अब तुमको अपने परिवार, अपने बच्चों के पास जाना है? सुप्रिया कहती है देखो मैं दोबारा तुम्हारे पास चली आऊँगी, लेकिन अभी मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। उमेश समझ जाता है कि ये औरत मानने वाली नहीं है, उमेश कहता है ठीक है लेकिन पकड़े जाएँगे। तो सुप्रिया कहती है परेशान ना हो, हमारे पास इसके लिए भी एक योजना है। योजना इनके पास ये थी कि खैरागढ़ और जाल बांधा के बीच में एक जगह पड़ती थी जो कि सुनसान थी, वहाँ पर दोनों जाते हैं और सुप्रिया कहती है मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे बेहोशी का नाटक करके लेट जाऊँगी, कोई न कोई आकर मुझे पहचानेगा, इसके बाद जो है मैं बता दूँगी कि मैं यहाँ कैसे आई मुझे नहीं पता। और उमेश उसे छोड़कर वहाँ पर चला जाता है, वो वहाँ पर नाटक करती है बेहोश हुई होने का। गाँव के लोग देखते हैं फिर जो है पुलिस को बुला पुलिस नहीं मतलब गाँव के लोग जब देखते हैं तो उसे पहचान जाते हैं कि अरे ये तो जो है मड़ई गाँव की जो है बिटिया है, क्योंकि वो उसके मायके के पास होता है। फिर इसके बाद मायके वाले आते हैं और सुप्रिया यादव को घर लेकर जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करके बताते हैं कि सुप्रिया यादव ज़िंदा है और वो वहाँ पर जो है अचेत अवस्था में मिली थी हम लोगों को। पुलिस को इस चीज़ का डाउट होने लगता है कहीं न कहीं तो जब वो जो है सुप्रिया यादव से मुलाकात करती है, तो पूछताछ करती है, तो सुप्रिया यादव के बयानों में एक्यूरेसी नहीं होती है। एक जो है समानांतरता जो है वो पुलिस दर्ज नहीं कर पाती, जिससे पुलिस का डाउट बढ़ जाता है और इसके बाद सख्ती से जब पूछा जाता है सुप्रिया यादव से, तो वो सारी चीज़ें एक-एक करके खोल कर बता देती है कि उसने ऐसा किया, लेकिन पुत्र मोह की वजह से, परिवार मोह की वजह से फिर वो वापस लौट कर आई है। खैर, इसमें अपराधी हुए कौन? इसमें अपराधी उमेश हुए, उमेश का जो सहयोगी दोस्त था प्रदीप वो हुआ और इसके साथ सुप्रिया यादव हुई। ये तीनों के तीनों उसमें अपराधी हुए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, इनके खिलाफ कार्रवाई अब आगे चल रही है, कोर्ट में मामला जा चुका है, आगे क्या होगा नहीं पता लेकिन यहाँ पर ये कहानी हमें ये मैसेज देती है, बताती है कि अगर आप अपने परिवार के साथ हैं, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, सब कुछ है, तो कृपया करके आपका प्रेम आपके ऊपर कितना भी हावी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्रेम किसी से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम का मतलब समझिए, प्रेम का मतलब किसी को पाना नहीं होता है, प्रेम का मतलब होता है त्याग और समर्पण। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को हमेशा रखिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं, उसके जीवन में खुशहाली हो, वो खुश हो, उसे देखकर आप भी खुश होइए। उसको पाने की चेष्टा मत करिए क्योंकि ये तो जिद हो गई और ये जिद एक व्यापारी करता है, प्रेम करने वाला नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ध्यान।